नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में। फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं, इनका जन्म 1844 में हुआ और 1904 तक इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम इनके द्वारा किए गए भूगोलिक योगदानपूर्ण कार्यों को एनालाइज करके देखें, उनके कार्यों का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि आधुनिक युग के जो सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता था, जिन्होंने भूगोल को एक नई दशा और दिशा प्रदान की, ये उनमें से एक रहे। इनका जन्म जर्मनी के कार्लसरू नामक स्थान पर हुआ, एक साधारण परिवार में, और स्थानीय स्कूल से इन्होंने शिक्षा हासिल की। इसके बाद इन्होंने जर्मनी की विभिन्न यूनिवर्सिटीज से शिक्षा हासिल करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इन्होंने जर्मनी के हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी की जो है जेना यूनिवर्सिटी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, और इस दौरान इन्होंने इन विश्वविद्यालयों से प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान, मानव विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों में निपुणता हासिल की। इसके बाद 1870 में जब फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, तो देशभक्ति से प्रेरित रेटजेल युद्ध में पर्सा की सेना की तरफ से शामिल हुए, और वहाँ पर इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के दौरान जो है शारीरिक नक्शती हुई। इसके बाद ये जर्मनी के एकीकरण के तुरंत बाद जो है जर्मनी के जो लोग थे, उनकी जीवन शैली के अध्ययन में विलीन हो गए, यानी कि जीवन शैली का अध्ययन करने में बिजी हो गए, और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करके इटली की यात्रा की, और इटली के से आगे बढ़ते हुए ये हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा पर निकल गए। और इन्होंने 1874-75 में मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, और अपनी यात्रा में वहाँ के इंडियन, निग्रो, चाइनीज जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रुप्स थे, उनकी स्टडी की, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का अध्ययन करते हुए अपना अध्ययन दुनिया के सामने पेश किया, और 1875 में वापस जर्मनी लौट कर आ गए। और 76 में इन्होंने जर्मनी के जो म्यूनिक है, उसमें एक तकनीकी संस्था में अध्यापक के कार्य करने के लिए जो है ये लग गए। इसके बाद वह 5 साल तक, लगभग 1880 तक ये वहीं पर काम करते रहे, और 1880 में इनकी नियुक्ति जो है म्यूनिक यूनिवर्सिटी में हो गई, और 1886 में 1 साल बाद म्यूनिक यूनिवर्सिटी को छोड़कर ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग के प्रोफेसर पद पर कार्य करने लगे, और 1904 तक वहीं अपना कार्य करते रहे। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में एक देखें, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने बहुत सारी भूगोलिक रचनाएं रची, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश की, बहुत सारे मोनोग्राफ्स पब्लिश किए, और इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनकी अगर हम बात करें, तो उनमें डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना 1869 में पब्लिश की, भूमध्य सागरीय तट के जीव जो हैं उन पर 1870 में पब्लिकेशन किया, एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, जो इनके यात्राएं जो इन्होंने की थी, उसमें संस्मरण जो थे वो 1872 में पब्लिश किए। इसके बाद चाइनीज माइग्रेशन, इमिग्रेशन जो था, उसके ऊपर 1870 में पब्लिकेशन आया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ 1878 और 1880 में। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, उसका प्रकाशन इन्होंने 1882 और 1891 तक किया। मानव जाति के इतिहास पर इन्होंने 3 खंड लिखे, जो 1885, 86 और 88 में प्रकाशित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक भूगोल इनकी एक और अन्य महत्वपूर्ण किताब थी, जो 1893 में पब्लिश हुई। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, जिसे राजनीतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला खंड 1897 में और दूसरा खंड इनकी मृत्यु से 1 साल पहले 1903 में प्रकाशित हुआ। जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल नाम की किताब जो है इन्होंने 1898 में प्रकाशित की। पृथ्वी और उसके जीव, एक तुलनात्मक अध्ययन के टाइटल से इन्होंने 1901 और 2 के दौरान जो है अपना पब्लिकेशन प्रकाशित किया। राज्य, व्यापार और युद्ध पर इन्होंने 1903 में एक भौगोलिक पुस्तक जो है दुनिया के सामने रखी। ये तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कि महत्वपूर्ण पब्लिकेशन हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे यात्रा संस्मरण, रिसर्च पेपर्स और मोनोग्राफ्स जो हैं हमारे लिए
हमारे लिए तैयार किए। इसके बाद अगर हम देखें इनके द्वारा किए गए कार्यों को, तो इनके जो योगदान था उसको हम देखें मानव भूगोल में, तो उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा मानव भूगोल, रेडचेल की जो एंथ्रोपोजियोग्राफी थी, ये सबसे महत्वपूर्ण जो इनका ग्रंथ था उनमें से एक है। और इसमें इन्होंने इसका जो प्रथम खंड है उसमें ऐतिहासिक अध्ययन और जो भौगोलिक सिद्धांत थे उनका ऐतिहासिक अध्ययन किया और दुनिया के सामने एक नए तरीके से मानव भूगोल को रखा, जो 1882 में पब्लिश हुआ। इसी खंड में इन्होंने डार्विन के विकासवाद का जो सिद्धांत है उससे मिलते जुलते अपने विचार जो हैं वो दुनिया के सामने रखे और बताया कि किस प्रकार से मानव समाज जो हैं उन पर इतिहास के दौरान प्राचीन जो इतिहास है, जो बीता हुआ समय है, उसमें मानव और प्रकृति के जो संबंध हैं उसमें किस प्रकार से प्रकृति ने मानव को प्रभावित किया है, इसकी खुलकर व्याख्या इसमें उन्होंने की। और इसे इतिहास का इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री के तौर पे भी दर्शाया गया है। इसी के दूसरे खंड जिसका जो प्रकाशन है 1891 में हुआ, इसमें इन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव अधिवास, मानव जनसंख्या के सांस्कृतिक लक्षणों के डिफ्यूजन की बात, विसरण जो है, इन सब का वर्णन जो है विस्तार से किया। दूसरे हिस्से को अगर हम इनके द्वारा जो भौगोलिक योगदान दिया गया है उसको देखें तो हम पाते हैं कि राजनीतिक भूगोल की एक नवीन किंतु महत्वपूर्ण शाखा, जिसके विकास का जो उत्तरदायित्व इन्होंने निभाया, जिसके इनके योगदान को अतुलनीय योगदान माना जाता है, उसमें भी इन्होंने किया। और इन्होंने राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक जो इनकी 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी 1897 में और 1903 में, इसने राजनीतिक भूगोल की दिशा और दशा निर्धारित की, न केवल दशा और दिशा निर्धारित की बल्कि राजनीतिक भूगोल में नवीन संकल्पनाओं जैसे लेवेंसरम राज्य को एक जैविक रूप प्रदान करने की जो कोशिश इन्होंने की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मानव शरीर है, जिस प्रकार से मानव का शरीर, किसी भी प्राणी का शरीर अपने आप को विकसित करता है, उसी प्रकार से राज्य भी लगातार अपने आप को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल होता है और राज्य भी एक तरह की जैविक इकाई के तौर पे आगे बढ़ता है। यही संकल्पना जो है इनकी आगे चलकर जर्मन भू राजनीति का आधार बन गई थी। अगर हम रेडचेल की विचारधाराओं को समझने की बात करें